फॉरेस्ट एक्ट्स एंड पॉलिसीज का अपना लास्ट पार्ट बचा हुआ था, जिसमें बेसिकली अपन को 3 पिलर को डिस्कस करना है। उनमें पहला तो है फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 का, दूसरा थोड़ा इंडियन लीगल सिस्टम या इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में देखना था, और लास्ट में जो अपने राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, यानी कि जो फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड जो एक्ट और पॉलिसीज हैं उनको एक टाइप से इनलिस्ट कर लेना और ये देखना है कि किसे याद करना है किसे याद नहीं करना है। तो उनमें पहला देख लेते हैं, वो है अपना फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। इस एक्ट का पहले तो सबसे पहले इसका पूरा नाम देखना होता है, जिसमें इसका नाम है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ट्रेडिशनल ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, यह सीधा सा लिख दिया जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया। तो ये फॉरेस्ट राइट से ही लिख दिया जाता है। कभी कभी से पूछ लेते हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट कब आया, या फिर ये पूरा नाम लिखा होगा। तो ये याद रखना है कि ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये कोई अलग अलग नहीं है, बस एक ही है। तो एक छोटे छोटे पिलर करके वो अलग पूछ लेते हैं। सेकंड है कि ये कब आया, तो इस पर एक तो डेट होती है जनरली इनेक्टमेंट की। इनेक्टमेंट की मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं वो एक्ट उसी दिन देश में लागू हो जाता है। और दूसरा होता है नोटिफिकेशन। जनरली गवर्नमेंट जो गजट होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट है, तो जिस दिन साइन किया जाता है उसी दिन उसमें नोटिफाई हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा डिले हो जाए। तो इनेक्टमेंट इसका जो है वो 2006 में ही हो गया था दिसंबर में, लेकिन ये बाद में नोटिफाई हुआ। तो हमें ये इनेक्टमेंट की जो डेट है उसे याद रखना है कि कब लागू हुआ देश में, वो दिसंबर 2006 में ही लग गया। अब उसमें जैसे कि सभी एक्ट को देखते हैं उसी टाइप से इसका भी एक फ्रेमवर्क चलेगा, इसका बड़ा सा रहेगा, उसमें चैप्टर बाई चैप्टर चलेंगे। तो जैसे पहला हो गया प्रिलिमिनरी। अपन को याद रखना है इसका दूसरा चैप्टर, क्योंकि जितने भी जो अपने 13 फॉरेस्ट राइट्स हैं जो दिए गए हैं वो इसी चैप्टर के अंडर दिए गए हैं। इस चैप्टर का एक सेक्शन है 3, इसको याद रखो कि जो ये 30 फॉरेस्ट राइट है वो सेक्शन नंबर 3 के अंडर दिए गए हैं। 13 में कंफ्यूज ना हो कि तो 3 है, 3 के आगे अगर 1 लगा दोगे तो 13 हो जाएगा। तो 3 सेक्शन नंबर 3 के अंडर 13 फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं। अब ये कौन कौन से फॉरेस्ट राइट है, बेसिकली जो यहाँ पर दिए गए हैं सिंपल से होंगे, उन्हें आप पढ़ लोगे। क्या है कि वो जंगल में रहते हैं, जंगल की ज़मीन यूज कर सकते हैं, जंगल के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जंगल में उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उन्हें यूज कर सकते हैं, या उन्हें उसमें रहने का, सेटलमेंट होने का, सेटल रहने का उन्हें अधिकार दे दिया गया। इस टाइप की चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और जब इस टाइप का अगर कहीं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बन गया तो आप उन्हें क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो कि हाँ ट्राइबल को क्या अधिकार होना चाहिए क्या नहीं। कॉमन सेंस वाली बात है उसमें। फिर भी एक बार से पढ़ लोगे आप 6 को तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। इस एक्ट में एक बात और बोली गई है कि किसको हम फॉरेस्ट राइट देंगे या किसी नहीं। देखो आप जंगल में कब से रह रहे हो, मैं कल से अपना एक टेंट लेके जाता हूँ और जंगल में रहने लगता हूँ और बोल देता हूँ कि मुझे भी फॉरेस्ट राइट दो, तो मुझे नहीं मिलेगा। तो एक कोई कट ऑफ डेट होगी। तो इन्होंने क्या किया है कि इसका जो सेक्शन 2 था जो फर्स्ट का, इसमें जो डेफिनेशन वाला पार्ट था उसी में इन्होंने यहाँ पर एक कट ऑफ डेट दे दी थी। इन्होंने बोला था कि 13 दिसंबर 2005, जो आदमी 13 दिसंबर 2005 से फॉरेस्ट में पहले से रह रहा है, यानी कि इस डेट से पहले से अगर फॉरेस्ट में रह रहा है या उसकी ज़िंदगी जो है वो इस डेट से पहले से फॉरेस्ट पे डिपेंड है, तो हम उसे फॉरेस्ट राइट दे देंगे। तो एक तो ये डेट का है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा यहाँ पर सेक्शन 3 है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा याद रखो कि ये चैप्टर 2 के अंदर बात की गई। फिर तो ये जो चैप्टर 3 है इसमें ऐसी खाली पीली की बातें चलती रहेंगी। मैन अपना इम्पोर्टेंट जो है वो है चैप्टर 4। इसमें ये बात की गई कि ठीक है हमने जो फॉरेस्ट राइट दे दिए गए हैं, आखिर इन्हें मैनेज कौन करेगा। सेंट्रल कैबिनेट है या स्टेट कैबिनेट है, वो तो यहाँ पर हमेशा जाते वहाँ पर घूमने नहीं जाएगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि ग्राम सभा, देखो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ग्राम सभा बड़ी होती है जिसमें सभी लोग जो भी मेंबर हैं जो वोट देते हैं वो सभी इसके मेंबर होते हैं। लेकिन ये ग्राम सभा के लोग वोट देके कुछ लोगों की एक बॉडी खड़ी करते हैं, उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, जिसमें सरपंच होगा और बगा के जो पंच वगैरह जो वार्ड मेंबर वगैरह इस टाइप के होते हैं वो सभी लोग मिलके एक छोटी सी बॉडी बनाते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है
यानी कि जो फॉरेस्ट राइट है, एक कोई गांव है यानी कि ग्राम पंचायत है, उसके आसपास के जो फॉरेस्ट है उसे मैनेज करना, उस पर अपने अधिकारों को यूटिलाइज करना। तो ये अधिकारों को मैनेज कौन करेगा? तो इसकी जो पावर दी है इस बड़ी बॉडी को यानी कि ग्राम सभा को दी गई है। पूरी अथॉरिटी जो फॉरेस्ट राइट की वो यही मैनेज करेगी। मतलब ऐसा है कि सरपंच कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीत के ऑटोक्रेटिक हो जाए, तो वैसा ना हो। इसके बाद इसमें ऑफेंस की बात की गई कि अगर कोई फॉरेस्ट जो राइट है उनको अगर कोई वायलेट करता है, यानी कि जो ट्राइबल्स हैं जो अपने राइटों को यूज कर रहा है, अधिकारों को यूज कर रहे हैं और उनके अधिकारों को कोई यूज ना करने दे, तो कौन ऐसा कर सकता है? वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये कहीं से लकड़ी काट रहे हैं और वो ना काटने दें, तो इस केस में इन्हें पेनल्टी भी दी गई है। लेकिन हालांकि वो पेनल्टी अप टू 1000 तक ही है, मतलब काफ़ी कम है, लेकिन ठीक है, जो भी है। तो ऑफेंस के ये इसमें वो पार्ट दे दिया गया है। आपको यहाँ इतने सारे चैप्टर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पर चैप्टर 4 को याद रखो कि ये जो अथॉरिटी है वो किसको दे दी गई है। सेक्शन 6 याद रखो। तो सेक्शन 3 जो है उसमें इनके राइट दिए गए हैं, और सेक्शन 6 जो है उसमें ग्राम सभा की बात की गई जिसके पास ये पूरी अथॉरिटी है। और इधर इधर चैप्टर ये है 4 हो गया, और उधर चैप्टर 2 हो गया सेक्शन 3 के लिए। बस इतने से अपना काम हो जाता है। यहाँ मिसलेनियस में एक और बात की गई है कि आखिर ये जो फॉरेस्ट राइट है एक्ट है, इसको सेंटर लेवल पे कौन है, क्या कैबिनेट हमेशा से लिए बैठे रहेगा? तो इन्होंने बोला कि जो ट्राइबल और फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं उससे रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो इसकी नोडल एजेंसी है, वो ये एक्ट को अप्लाई करने पर देखती रहेगी। तो बस ये बात करके ख़त्म कर देते हैं। अब इस पर सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक है पहला क्वेश्चन कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 2016, मतलब सही है। मीन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, ये भी बात सही है। मीन टू सर्व शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सक्लूसिवली, ये बोला कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को एक्सक्लूसिवली है, अदर के लिए नहीं, केवल शेड्यूल्ड ट्राइब वालों के लिए है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि जो एक्ट है उसका पूरा नाम पढ़ो। ये केवल शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं है, ये जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, भले ही अगर आपके यहाँ से कोई पड़ोसी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है लेकिन वो लंबे टाइम से फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है, तो उसे भी ये फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो इसका अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आएगा कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब जो पूरा नाम देख रखा है इन्होंने यहाँ, इसे कॉमनली क्या रेफर करते हैं? तो इसे बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो उस पर एक लास्ट डेट है, जो मैंने बोला कि इन्होंने एक लास्ट डेट, एक कट ऑफ डेट दे रखी है। तो वो लास्ट डेट क्या है जिसके पहले वालों को अपन फॉरेस्ट राइट देंगे और बाद वालों को नहीं देंगे? तो वो है अपनी 13 दिसंबर 2005। यहाँ पर भी वही रहेगा 13 दिसंबर 2005। इसके बाद यहाँ पर ये 13 दिसंबर जो है ये आपके नोट्स में नहीं है, इसे लिख लेना। बेसिकली इसे इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये कभी पूछा जा सकेगा, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस किया है तो लिख ही लो उसे। फिर यहाँ पर आता है वही बात चलता रहेगा कि अंडर शेड्यूल ट्राइब जो अपना फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ओनरशिप ऑफ लैंड बिलोंग टू, ये जो लैंड यानी कि जो ज़मीन है उसकी ओनरशिप किसकी तरफ होगी, यानी कि कौन उसका होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा, विलेज के जो मतलब गांव हैं उनके जो बूढ़े लोग हैं, ईल्डर्स हैं, उनके हाथ में रहेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होगा, या बेनिफिशरी हु है पट्टा वाज गिवन, तो इसका वही रहेगा जिसके नाम से पट्टा कर दिया गया है ज़मीन का, उसके हाथ में रहेगी। फिर यहाँ पर वही चलता रहेगा कि भाई ये कब लॉन्च हुआ, तो 2006 में। अब यहाँ पर फॉरेस्ट राइट में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, अपना अगला आ जाता है जो इंडियन लीगल सिस्टम है। वो लीगल सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं, जैसे कि पनिशमेंट है, पनिशमेंट को वहाँ पर नोट्स में डिस्क्राइब किया जा चुका है। दूसरा सीपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, या आईपीसी है, तो वो है। आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, एक तो देखना है कि ये जो इंडियन पीनल कोड है ये कब आया। इंडियन पीनल कोड है उसके जो फर्स्ट बॉडी थी या लॉ कमीशन की जो पहली मीटिंग हुई थी उसको हेड करने वाले थे मैकुले, तो उन्होंने ये इंडियन पीनल कोड लेके आए थे और ये आया था अपना अक्टूबर 1860 में। इस बात को याद रख लो कि ये इनेक्टेड 1860 में, और कमेंसमेंट की जो डेट है वो है 1862। दोनों ही डेट याद रख लो कि एक एवरेज आइडिया रखो कि ये 1860 1862 के आसपास का है। कौन? इंडियन पीनल कोड।
दूसरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसकी एक बार गूगल कर लेना, ये शायद है 1978 ऐसा कुछ है, 1972 1978, ये 19 का है जबकि ये 18 का है। इनके बस आपको इनकी डेट याद रखनी है, इससे ज़्यादा इनमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। फिर पनिशमेंट के टाइप वगैरह जैसे वहाँ पर लिख रखा है, नोट्स में पढ़ लो, ये कुछ है नहीं। एक आता है अपना इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आपको यहाँ ये डेट याद रखना है कि इंडियन जो एविडेंस एक्ट है वो कब आया, वो है 1872 को। आपको इनकी ईयर याद रखनी है, इनमें डिटेल में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतने डिटेल में अपने क्वेश्चन आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखते हैं अपना थर्ड पिलर, वो है राजस्थान के, मतलब राजस्थान से रिलेटेड जो अपने फॉरेस्ट एक्ट और रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं उनको। उससे पहले तो अपन कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं, खासकर अपने तमिलनाडु में। अब क्योंकि तमिलनाडु है, एक तो यह है कि उनके यहाँ जो ऑप्शनल है वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल रहता है, अपने यहाँ राजस्थान से ज़्यादा डिटेल है। अपने यहाँ 120 क्वेश्चन है, उनके यहाँ 200 क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग, उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, यही वजह है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसलिए आपकी जो केटी प्रतिमान है वो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं। डिफ़िकल्ट मीन्स वो इस लेवल पे हैं कि जो हमें नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर जैसे जो रोजवुड एक्ट है उनके यहाँ पास किया गया था, तो उन्होंने पूछ लिया कि वो भाई कब पास हुआ। या तमिलनाडु का एनिमल एंड बर्ड ये सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन एक्ट वगैरह पास किया गया, वो कब किया गया, तो इस टाइप के पूछ लिया। या एनिमल एंड बर्ड इन अर्बन एरिया है, एनिमल कवर्ड इन तमिलनाडु एनिमल एंड बर्ड एक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि उनके जो सिलेबस है उसमें ये जो एक्ट्स हैं वो दे दिए गए हैं, जबकि अपने यहाँ इस टाइप की कुछ चीज़ें प्रोविज़न है नहीं। यहाँ पर एक जो BHU का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ लिया था कि यूपी का प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट वगैरह कब आया है। अब इस टाइप की जो चीज़ें हैं, देखो केवल मैंने आपसे बोला कि जो 36 पेपर हैं उनमें केवल यही क्वेश्चन है जो तमिलनाडु वालों ने पूछे हैं, अदरवाइज किसी भी स्टेट ने ऐसी चीज़ें नहीं पूछी हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही अपने राजस्थान में आ जाता है कि अगर राजस्थान में इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट की हंटिंग, शूटिंग, फिशिंग, वाटर पॉइजनिंग रूल है 57 का, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रूल है, राजस्थान फॉरेस्ट सेटलमेंट रूल है। ये सारे रूल जो हैं इतने सारे लिस्ट में यहाँ पर कर रखे हैं, जिन्हें याद रखना हो वो कर ले। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप केवल इतनी चीज़ें हैं जिन्हें याद रख लो कि हमारे यहाँ जो राजस्थान का फॉरेस्ट एक्ट है वो कब आया, 1953 का, या ज़्यादा याद कर लो तो वही मार्च 1953 में आएगा। पहले इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि इसका एक्ट की डेट उसमें जाती है, उसकी डेट की इधर जाती है, तो ज़्यादा पछड़े में मत पड़ो। और इसमें एक्ट के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनने जो 1927 का एक्ट था अपना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, बस उसकी कॉपी पेस्ट मार रखी है। दूसरा है इनका जो अपना फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसकी ट्रांजिट रूल निकाला था 57 में, इको टूरिज्म पॉलिसी थी 2010 की, और स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 2010 की। बस इतने 4 पॉइंट याद कर लो, अपने राजस्थान का काम हो जाता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं है। अब अगर इसमें ये जो अपना फॉरेस्ट एक्ट एंड पॉलिसी है इसमें कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ बचा रहता है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अब अगला जनरल बॉटनी है उस पर डिस्कस हो जाएगा।